वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम फाइलम कोर्डेटा के इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि फाइलम कोर्डेटा में कितने सब फाइला है, कितनी क्लासेस है, कौन कौन से ग्रुप्स बने हुए हैं। हम पूरा जो कोर्डेटा का इवोल्यूशन का पैटर्न है कि किस तरह से हम इवॉल्व हुए हैं, मैमेलिया तक हम कैसे पहुँचे हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज आपको एक काम करना है कि अपनी नोटबुक और अपनी जो पेन है उसको एक तरफ रख दें। आपको अभी कुछ लिखना नहीं है, बस सिर्फ सुनना है और समझते हुए जाना है। नोट्स बनाने के लिए आज मैं जो कुछ भी यहाँ लिखने वाला हूँ उसकी एक सॉफ्ट कॉपी आपको अलग से मैं प्रोवाइड कराऊँगा, इसलिए यू नीड नॉट टू राइट ऑल दिस थिंग्स। जस्ट आप मेरी बात को ध्यान से सुनते जाएं और बड़े मज़े से इस कहानी को, इस इवोल्यूशन की जो कहानी है कोर्डेटा की, उसको सुने। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम फाइलम, ये जो कोर्डेटा यहाँ लिखा हुआ है इससे बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फाइलम कोर्डेटा के हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। पहला जो कि मैंने आपको बताया, दे मस्ट हैव नोटोकॉर्ड एट एनी डेवलपमेंटल स्टेज। एक पॉइंट हमने ये डिस्कस किया। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ pharyngeal gill slits at again any developmental stage। तीसरा, dorsal single और tubular nerve cord होनी चाहिए। तो ये तो बच्चों 3 फंडामेंटल कोर्डेट कैरेक्टर हो ही गए, पहला, दूसरा, तीसरा। और कोर्डेटा का मैंने आपको एक और कैरेक्टर बताया, दैट वाज द प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। तो इस तरह से ये 4 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कोर्डेटा के। अब देखिए, जो फाइलम कोर्डेटा है उसे हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, हमारे पास पहला ग्रुप है, ये देखिए, प्रोटोकोर्डेटा। और दूसरा जो ग्रुप है हमारे पास, वो ये मैंने यहाँ लिखा है, वी कॉल इट यूकोर्डेटा या क्रेनिएटा। तो क्लियरली आपको सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान रखना है, फाइलम कोर्डेटा को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक ग्रुप का नाम है प्रोटोकोर्डेटा और दूसरे का नाम है यूकोर्डेटा। इनके एक एक नाम और हैं, एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा। लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट ग्रुप, दैट इज़ प्रोटोकोर्डेटा या एक्रेनिएटा। तो बच्चों ध्यान से सुनिए आप, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ये जो वर्ड है प्रोटो, इसका मतलब होता है प्रिमिटिव। तो जो प्रोटोकोर्डेट्स हैं ये हमारे फर्स्ट कोर्डेट्स हैं, है ना। प्रिमिटिव कोर्डेट्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे। जो अर्लीस्ट कोर्डेट्स होंगे दे विल बी इंक्लूडेड, अर्लीस्ट कोर्डेट जो होंगे दे विल बी इंक्लूडेड इन प्रोटोकोर्डेटा। फाइन। दूसरा, आपको एक बात और ध्यान रखना है इस वर्ड पर, एक्रेनिएटा। इस एक्रेनिएटा को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए, हमने पहले कुछ कोर्डेट का एक डायग्राम बनाया था, और अगर आपको याद हो तो उस डायग्राम को हमने कुछ इस तरह से बनाया है कि उनकी एक फेरिंग्स होगी, और फेरिंग्स के बाद ये यहाँ देखिए उनकी एलिमेंट्री कैनाल है, और यहाँ ऊपर की तरफ एक उनमें हमने ये न्यूरल ट्यूब बनाई है। और आपको तो याद होगा कि ये जो न्यूरल ट्यूब का आगे वाला जो पोर्शन होता है इसको हम ब्रेन के नाम से जानते हैं, दिस इज़ ब्रेन। और ये जो पार्ट है इसका, ये इसकी न्यूरल ट्यूब हो जाएगी। ओके। फिर आपको ये भी ध्यान होगा, इसके ठीक नीचे एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर और हमने बनाते हैं, ये इसकी नोटोकॉर्ड हो गई। वेल, अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि जो हमारे अर्लीस्ट कोर्डेट थे, ये जो प्रोटोकोर्डेट्स हैं, ये इतनी स्मॉल साइज़ के थे कि इनमें किसी स्केलेटल सिस्टम की खास रिक्वायरमेंट नहीं थी। इनका एक ही स्केलेटल सिस्टम, एक ही एलिमेंट था इनके पास, और वो था नोटोकॉर्ड।
और इसी नोटोकॉर्ड से इनकी पूरी बॉडी को सपोर्ट मिल जाएगा। रही बात इस ब्रेन की और इस पीछे की तरफ जो पूरी न्यूरल ट्यूब है, इसको सपोर्ट या प्रोटेक्शन देने की कोई ख़ास रिक्वायरमेंट उस समय नहीं थी, क्योंकि ये जो कॉर्डेट्स थे ये स्मॉल साइज़ के थे, काफ़ी माइक्रोस्कोप से वैसे नेकेड आई से देखे जा सकते हैं, लेकिन हाँ काफ़ी छोटे थे। और ऐसे में इनके ब्रेन को या न्यूरल ट्यूब को सपोर्ट देने की रिक्वायरमेंट, प्रोटेक्शन देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन बच्चों, जैसे ही हमारा जो सेकंड ग्रुप आता है, दैट इज़ यूकॉर्डेटा, तो इनमें एक ख़ास बात ये थी बच्चों कि अगर हम इनका डायग्राम बनाते हैं तो इनमें एक जो मेजर चेंज आया, ध्यान से सुनना बच्चों, हर चीज़ को आप बड़े मज़े से सीखते जाएं। ये देखिए, एक बार मैं जस्ट ऐसे ही बना रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ तो हम इनकी फेरिंग्स बना लेते हैं और यहाँ ऊपर की तरफ ये इनकी न्यूरल ट्यूब बना लेते हैं। ये देखिए, वो आगे की तरफ हमने ब्रेन बना ही लिया। ये पूरा का पूरा इनका ब्रेन हो जाएगा। ओके, और इसके अलावा इनके पास एक नोटोकॉर्ड भी हम बना ही देते हैं। ये लीजिए, नोटोकॉर्ड बॉडी को सपोर्ट देने के लिए है। बट द थिंग इज़ दैट कि जैसे ही ये थोड़े से इवॉल्व हुए, थोड़े से बड़े हुए, इनके इस ब्रेन को और इनके पीछे ये जो न्यूरल ट्यूब है, इसको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट हुई। प्रोटेक्ट करना ज़रूरी हो गया, क्योंकि अगर नर्वस सिस्टम ही डैमेज हो जाएगा, जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो ऐसे में उस एनिमल का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में बोन या फिर कार्टिलेज से बना हुआ एक स्ट्रक्चर, किसका बना हुआ है वो, या तो बोन का बना हुआ है या कार्टिलेज से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। ऐसा ये देखिए, आप यहाँ देखिए, ये मैंने बनाया, तो ये एक ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों ओर एक बॉक्स बन गया। इस बॉक्स को हम ब्रेन बॉक्स या फिर ज़्यादा अच्छे से क्रेनियम कहते हैं। तो इस किसका बना हुआ है ये ध्यान रखना है आपको, या तो ये बोन का बना हुआ होगा या फिर ये कार्टिलेज का बना हुआ होगा। तो ब्रेन तो हो गया प्रोटेक्ट, लेकिन उसके बाद पीछे की तरफ जो हमारी न्यूरल ट्यूब है, जो नर्व कॉर्ड है, देखिए आप देखिए, इनको सपोर्ट करने के लिए छोटी छोटी बोन्स जो हैं, रिंग लाइक बोन्स, वो भी इवॉल्व हुई और ये बन गया इनका वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम ये किसका बना हुआ है? वर्टिब्रल कॉलम भी या तो बोन्स का बना हुआ हो सकता है या फिर वो कार्टिलेज का बना हुआ है। अब पॉइंट ये है कि ये जो हमारे यूकॉर्डेट्स हैं, इनका खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि दे हैव क्रेनियम एंड दे हैव वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ वीसी का मतलब हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम। तो क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर प्रेजेंट इन यूकॉर्डेटा। On the other hand, if you go back to the प्रोटोकॉर्डेटा या एक्रेनिएटा, इनकी आपको ये खास बात याद रखनी, इनमें और उनमें क्या फ़र्क है। मेजर डिफरेंस यही है कि इनके पास क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम दोनों ही एब्सेंट हैं, आर बोथ स्ट्रक्चर आर एब्सेंट। आया समझ में आपको? तो दैट इज़ द फर्स्ट डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स। तो आप देखें वापस, फाइलम कॉर्डेटा है हमारे पास, और फाइलम कॉर्डेटा में हमारे पास यहाँ दो जो है ग्रुप्स हैं, एक प्रोटोकॉर्डेटा है और दूसरा यूकॉर्डेटा है। क्या बच्चों डिफरेंस दोनों में, प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा में? इनको एक एक नाम और दिया है हमने, एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा। तो जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं वो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं, अर्लीस्ट कॉर्डेट्स हैं, इनके पास क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, इनके पास किसी भी तरह की कोई बोन या कार्टिलेज ऑल टुगेदर एब्सेंट है बच्चों। और बॉडी को सपोर्ट करने के लिए स्केलेटल सिस्टम के नाम पर इनके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, नोटोकॉर्ड। ओके,
अब आज हम क्या करेंगे, पहले बात करते हैं प्रोटोकोर्डेटा के बारे में, उसके बाद हम मूव करेंगे यूकोर्डेटा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, जो हमारा ग्रुप प्रोटोकोर्डेटा है, पहला ग्रुप प्रोटोकोर्डेटा है, इसे हम फिर से 3 सब फाइला में डिवाइड करते हैं। देयर आर 3 सब फाइला, हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा। सो लेट्स बिगिन विथ हेमिकोर्डेटा। बच्चों, ये जो सब फाइलम है हेमिकोर्डेटा, इसमें सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि ये जो वर्ड लिखा है हेमिकोर्डेटा, इसमें हेमी का मतलब होता है हाफ, मीन्स बेसिकली दीज आर हाफ कोर्डेट्स। अब अपन बात करते हैं कि ये हाफ कोर्डेट्स क्यों है। ये इसका एग्जाम्पल है, इसका नाम है बेलेनोग्लोसस। और देखिए आप, इस बेलेनोग्लोसस में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये इसका एक माउथ है और माउथ के आगे की तरफ ये जो इतना एरिया है इसे हम प्रोबोसिस कहते हैं। यहाँ एक छोटी सी कॉलर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और बाकी ये इसका जो पूरा पार्ट है ये इसका ट्रंक है। अब आप देखिए कि यहाँ अंदर की तरफ ये इसकी फेरिंग्स है और इस फेरिंग्स में हमको यहाँ पर जो फेरिंजियल गिल स्लिट्स होने चाहिए वो दिखाई दे रहे हैं। ये पीछे पूरी इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, ये देखिए ये पीछे तक जा रही है और लास्ट में ये यहाँ पे इसकी एनस प्रेजेंट है। सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी नर्वस सिस्टम की। जैसा कि कोर्डेटा में सिंगल ट्यूब्यूलर डोर्सल नर्व कॉर्ड होनी चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें है नहीं। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये एक रेड कलर की हमें नर्व रिंग दिखाई दे रही है। अब आप देखिए कि ये जो नर्व रिंग वाला कैरेक्टर है ये तो बेसिकली इनवर्टिब्रेट में पाया जाता है। तो वन पॉइंट इज़ क्लियर कि इसका जो नर्वस सिस्टम है वो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड नहीं है। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट द नोटोकॉर्ड। बच्चों, इस एनिमल में नोटोकॉर्ड भी एब्सेंट है। एग्जैक्टली हुआ क्या था कि जो बहुत अर्ली हमारे साइंटिस्ट थे और जब हमने बेलेनोग्लोसस की एनाटॉमी की स्टडी करना शुरू किया, हमारे पास माइक्रोस्कोप और डिवाइसेस इतने एडवांस क्वालिटी के नहीं थे। उस समय आप इस यहाँ पर देखो, ये एक पर्पल कलर का ये जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ा हुआ एक पार्ट है और इस पार्ट को बेसिकली हम बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं, बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं और इसे हम स्टोमोकॉर्ड भी कहते हैं। हुआ ये था कि जो अर्ली साइंटिस्ट थे उन्होंने इसे डोर्सल साइड में नोटोकॉर्ड समझ लिया था और कई सालों तक इसे नोटोकॉर्ड कंसिडर किया गया। और क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, उन्होंने सोचा कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, गिल स्लिट्स भी हैं और नर्वस सिस्टम को उन्होंने वेटेज नहीं दिया और ये जो हेमिकोर्डेटा है या ये जो बेलेनोग्लोसस है इसे कोर्डेटा में इंक्लूड कर दिया गया। बट लेटर ऑन ये क्लैरिफाई हो गया कि जिसको ये बक्कल डाइवर्टिकुलम या स्टोमोकॉर्ड को, जिसे अब तक ये किसके इक्विवेलेंट मान रहे थे, नोटोकॉर्ड के इक्विवेलेंट मान रहे थे, ये प्रूव हो गया कि ये नोटोकॉर्ड नहीं है। और जैसे ये कंफर्म हो गया कि ये नोटोकॉर्ड नहीं है, अब आप देखिए इसमें जो 4 कोर्डेट कैरेक्टर्स की हम यूजुअली बात करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स और एक जो पोस्ट एनल टेल है, इन 4 में से अब इसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर बचा हुआ प्रेजेंट है, गिल स्लिट, और बाकी कोई कोर्डेट कैरेक्टर इसमें नहीं है। इससे ये चीज़ क्लियर हो गया कि ये कंप्लीट कोर्डेट नहीं है और इस फाइलम को नाम दिया गया, इस ग्रुप को नाम दिया गया हेमिकोर्डेटा। और जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने इस हेमिकोर्डेटा को एक सब फाइलम कंसिडर किया हुआ है, पर अब बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो रिसेंट क्लासिफिकेशन है, इस रिसेंट क्लासिफिकेशन में इस हेमिकोर्डेटा को हमने फाइलम कोर्डेटा से निकाल दिया है और एक नया सेपरेट फाइलम बना दिया है, जस्ट
इकाइनोडर्मिटा के नेक्स्ट। तो अब हमें ये एक इम्पोर्टेंट, ये आपको समझाने के लिए मैंने एक बार हेमिकोर्डेटा को कोर्डेटा के साथ शो किया है कि जिससे आपको पता चले कि इसमें कौन कौन सा कोर्डेट कैरेक्टर है, कौन कौन सा कोर्डेट कैरेक्टर नहीं है। नाउ यू मस्ट रिमेंबर दैट हेमिकोर्डेटा has been removed from chordata and it is considered as a separate phylum under नॉन कॉर्डेट्स। तो जो हमारे नॉन कॉर्डेट्स हैं वहाँ पे हमने इसको अलग से, ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, भूलेंगे नहीं, कि इट इज़ कंसिडर्ड एज ए सेपरेट फाइलम। ये ध्यान रखें, इट इज़ ए डिफरेंट फाइलम, अलग ही कर दिया है हमने हेमिकोर्डेटा को, एंड इट इज़ नो मोर अ सब फाइलम इन कोर्डेटा। ओके, तो ये हमारा पहला ग्रुप होता है हेमिकोर्डेटा, जिसे मैंने इस चार्ट में आपको एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूर कोर्डेटा के साथ इंक्लूड किया है। बट नाउ यू मस्ट रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कोर्डेटा, इट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द कोर्डेटा एंड हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एज ए सेपरेट फाइलम इन नॉन कॉर्डेट्स अलॉन्ग विद द नॉन कॉर्डेट्स जस्ट नेक्स्ट टू द इकाइनोडर्मेटा। ये ध्यान रखना है कि इकाइनोडर्मेटा या जो हमारे कॉर्डेट्स हैं उन्हीं की तरह हेमिकोर्डेटा का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो सेम रहेगा। दे हेमिकोर्डेट्स आर ऑल्सो ड्यूटेरोस्टोम्स, और जो सिलोम है उनमें वो एंटीरोसिलोम ही रहेगी। ये सारे हेमिकोर्डेट जो हैं मराइन समुद्र होते हैं, समुद्र में ही रहते हैं, मराइन एक्वेटिक एनिमल है, वहीं रहेंगे। नाउ कम टू द एग्जैक्टली, यहाँ मुझे अब इसको फर्स्ट नंबरिंग करनी चाहिए। देखिए ये फर्स्ट कर दिया क्योंकि यूरोकोर्डेटा, हमारा जो कोर्डेटा है उसकी शुरुआत अब यूरोकोर्डेटा से होगी। और देख लीजिए कि प्रोटोकोर्डेटा में अब आपके पास दो ही सब फाइलम माने जाएंगे, एक यूरोकोर्डेटा और दूसरा सिफेलोकोर्डेटा। ओके, कम टू द यूरोकोर्डेटा। इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो वर्ड है यूरो, इसका मतलब होता है टेल, और कोर्डेटा तो आप समझ ही रहे हैं, यूरो कोर्डेटा, कोर्डेटा मतलब कोर्डेट्स हो गए। वेल, ऐसा नाम क्यों दिया गया है? देखिए इसमें जो एनिमल है वो ये मैंने आपके सामने यहाँ बताया है। ये देखिए इस एनिमल का नाम है हर्डमानिया। हर्डमानिया ये इसका एग्जाम्पल है, समुद्र में रहता है, ये भी मराइन है। और जो सैंड, ये नॉन मोटाइल है, जो सैंड है उसमें अपने आप को आधा हाफ जो ये पोर्शन है, देखिए इतना पोर्शन इसका सैंड के अंदर दबा रहेगा। ये बिल्कुल मूवमेंट वगैरह कुछ नहीं करता है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, कंप्लीटली ये सैंड के अंदर ही रहेगा, नो मूवमेंट एट ऑल। एनीवे, इसकी बात नहीं करते हैं, हम इसके लार्वा की बात करते हैं। ये देखिए, ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है ऊपर की तरफ, ये इसका लार्वा है। और इनमें जो लार्वा होता है, लार्वल स्टेज का तो हमको नाम तो देना ही पड़ता है, तो दे हैव गॉट ए टेडपोल लार्वा। इस टेडपोल लार्वा में देखिए यहाँ पे माउथ प्रेजेंट है, माउथ के बाद ये देखिए इसकी फेरिंग्स है, और यहाँ पे इसकी फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट है। और ये इनकी देखो यहाँ पे नर्व कॉर्ड भी हमें दिखाई दे रही है, डोर्सल साइड में ही है, तो डोर्सल और जो ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड होनी चाहिए वो भी है, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड भी, और इवन इनके पास ये देखिए नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट है। और यहाँ ये इसकी एनस है, तो फिर इसका मतलब एनस के बाद का ये इतना जो हमारा पोर्शन है ये इसकी टेल हो जाएगी। तो चारों के चारों जो कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसके लार्वा में प्रेजेंट है, टेडपोल लार्वा में। बट व्हाट हैपन्स एग्जैक्टली कि जब इसमें मेटामॉर्फोसिस होगा, यू नो व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट। तो जब ये लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होगा
तो उस समय ये इतना इतना जो पोर्शन है, आप इधर ध्यान देंगे, ये वाला जो इसका पोर्शन है, जो येलो कलर से मैंने अभी एक हाईलाइट किया है, और ये जो ब्लू कलर से मैं यहाँ लाइन बना रहा हूँ, इसके पीछे पीछे का जितना भी पोर्शन है वो मेटामॉर्फोसिस के समय सेपरेट हो जाता है, या यूं कहें कि डीजनरेट हो जाता है। यानी कि ये जो टेल है ये पूरी चली जाएगी इसकी। व्हाट हैपन ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, तो हम यहाँ लिखेंगे कि ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस टेल इज लॉस्ट। अब देखिए, अब अगर इसकी टेल चली जाएगी तो ध्यान दें, टेल में नोटोकॉर्ड है तो पूरी की पूरी नोटोकॉर्ड चली जाएगी। इसके अलावा जो इसकी न्यूरल ट्यूब है, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी न्यूरल ट्यूब ये यहाँ रही, तो न्यूरल ट्यूब का भी जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन है वो टेल में ही है, और सिर्फ इतना सा पार्ट आगे की तरफ है। ओके, तो आप ये देखिए कि इवन इसकी जो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है उसका भी मैक्सिमम पार्ट चला जाएगा, और ये रहा इसका एडल्ट, एक जगह पर पड़ा रहता है सैंड के अंदर, अपने आप को पार्टली ये दबा के रखता है। तो देखिए इसमें आपको फेरिंजियल गिल स्लिट तो मिलेंगे, दिख रहे हैं ये आपको, फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, पर अब क्योंकि टेल नहीं है तो एडल्ट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, और जो नर्व कॉर्ड थी वो भी चली गई, और ये देखिए उसका इतना सा जो पोर्शन है नर्व कॉर्ड का वो बचा रहता है, और इसे हम न्यूरल गैंग्लिया कहते हैं। ये वाला पोर्शन उसमें बचा रहेगा, और टेल भी चली गई। तो अगर आप इसके लार्वा को देखो, इसकी एक बड़ी खास बात है कि अगर आप यूरोकॉर्डेटा के लार्वा को देखते हो तो शोज ऑल कॉर्डेट कैरेक्टर्स फाइन, पर अगर आप इसके एडल्ट को देखते हो तो इट शोज ओनली वन कॉर्डेट कैरेक्टर। कौन सा? दैट इज प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स। सिर्फ यही दिखाई देगी और कोई कॉर्डेट कैरेक्टर आपको नहीं दिखाई देगा। तो अगर मैं आपके सामने इसका एक एडल्ट लाके रख दूं तो क्या आप उसको कॉर्डेट कंसिडर कर पाओगे? आप उसको कॉर्डेट कंसिडर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको उसमें सारे कॉर्डेट कैरेक्टर नहीं दिखाई देंगे। पर फिर भी बच्चों, हम यूरोकॉर्डेटा को एक ट्रू कॉर्डेट मान के चलेंगे, एक कंप्लीट कॉर्डेट मान के चलेंगे कि भले ही एडल्ट में ना सही, लेकिन लार्वल स्टेजेस में इसमें सारे कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है। देखिए आप यहाँ ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, वाई दे आर कॉल्ड यूरोकॉर्डेटा। यूरो मतलब टेल, और जितने भी कॉर्डेट कैरेक्टर मेन है वो उसकी टेल में प्रेजेंट है, एंड दैट इज़ वाई दे आर पर्टिकुलरली जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ टेल में प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इन्हें यूरोकॉर्डेट्स के नाम से जानते हैं। और आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, देयर एडल्ट, तो लिख लें यहाँ, लुक्स लाइक, एडल्ट looks like non-chordate, whereas their larva looks like a chordate. फाइन बच्चों, और इस तरह का जो मेटामॉर्फोसिस होता है, मेटामॉर्फोसिस फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट, इस तरह का जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसे हम रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट और हाई यील्ड क्वेश्चन है, व्हाट यू मीन बाय रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। नॉर्मली क्या होता है बच्चों कि जो लार्वा किसी भी एनिमल का होता है वो बेचारा सिंपल होता है, उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी थोड़ा सिंपल होता है, उसके ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह सब पुअरली डेवलप होते हैं, और जैसे जैसे लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा, तो एडल्ट कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा शो करेगा। इसमें बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है, एक्चुअली उल्टा हो रहा है, लार्वा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, कॉर्डेटा जैसा दिखाई दे रहा है, और जो एडल्ट है वो बेचारे पुअर हैं, सिंपलर है। तो जो मेटामॉर्फोसिस है वो प्रोग्रेसिव नहीं है, रादर इट इज़ रिट्रोग्रेसिव, ऑपोजिट टू प्रोग्रेसिव, है ना, कि लार्वा ज़्यादा एडवांस है, एडल्ट जो है
प्रिमिटिव टाइप का है। इस तरह के मेटामॉर्फोसिस को हम रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, और ऐसा मेटामॉर्फोसिस और कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यूरोकॉर्डेटा का जो टेडपोल लार्वा है उसमें जो मेटामॉर्फोसिस है वो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगा। एक पहले मैंने आपको वर्ड बताया था, दैट वाज रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, है ना। तो वो मैंने इकाइनोडर्मेटा में बताया था। वो आई वाज टॉकिंग अबाउट इवोल्यूशन की, जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है वो भी यूजुअली प्रोग्रेसिव होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है। इकाइनोडर्मेटा के केस में कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी डिक्रीज हो गई थी, इसलिए हमने वहाँ उसे रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन कहा है। यहाँ हम इसे रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, and let's talk about the third subphylum, that is Cephalochordata. Come on, बात करते हैं Cephalochordata की। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो वर्ड है सिफेलो, आपको याद होगा सिफेलो मैंने हेड के लिए ये वर्ड यूज़ किया हुआ है पहले। सिफिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ सिफिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ हेड, उसे हमने सिफिलाइजेशन कहा था। तो सिफेलो का मतलब होता है हेड, और कॉर्डेटा अगेन जैसा कि नोटोकॉर्ड के लिए है। देखिए आप इसको, इसका एक एग्जाम्पल हमारे सामने यहाँ है। ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ रखा है ये एम्फियोक्सस है बच्चों। इसमें ये यहाँ पे माउथ है, फिर इसमें ये फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, यहाँ इसकी एनस हुई, और ये इसकी पूरी टेल हो जाएगी। ऊपर देखें हम तो ये इसमें इसकी नर्व कॉर्ड है, आगे वाला हिस्सा जो है, आगे वाले पार्ट को हम ब्रेन कहते हैं, और ये देखिए इसकी नोटोकॉर्ड है। और जो नोटोकॉर्ड है, नाम से ऐसा लगता है कि सिर में नोटोकॉर्ड होगी क्योंकि इट इज सिफेलोकॉर्डेटा, पर ऐसा नहीं है बच्चों। जो नोटोकॉर्ड है इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, हेड से लेकर पीछे टेल तक पूरी नोटोकॉर्ड एक्सटेंडेड है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये सारे स्ट्रक्चर लार्वा में भी प्रेजेंट होंगे और एडल्ट में भी प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ हम और ऐड कर देते हैं, ऑल कॉर्डेट कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ड्यूरिंग larval stage as well as during adult stage। फाइन बच्चों, तो इसलिए अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज़ द कंप्लीट कॉर्डेट, तो इसका क्रेडिट जो होगा वो सिफेलोकॉर्डेटा का जाएगा। दे आर फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट। अब आप कहेंगे कि सारे कॉर्डेट कैरेक्टर यूरोकॉर्डेटा में भी प्रेजेंट है, पर क्योंकि यूरोकॉर्डेटा में सारे कॉर्डेट कैरेक्टर सिर्फ लार्वल स्टेज में थे, एडल्ट में नहीं थे, तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है विच वन इज द फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट, देन द क्रेडिट विल गो टू सिफेलोकॉर्डेटा। 3 मैंने यहाँ पर लिए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, 3 सब फाइला आपके सामने बताए हैं। हेमिकॉर्डेटा हाफ कॉर्डेट है, उनको निकाल दिया गया है। दे आर नो मोर कॉर्डेट्स, दे हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट्स, ध्यान रखेंगे। देन यूरोकॉर्डेटा, यूरो मतलब टेल में इनके कॉर्डेट कैरेक्टर है। सिफेलोकॉर्डेटा में ये नहीं समझना है कि हेड में कॉर्डेट कैरेक्टर है, सिफेलोकॉर्डेटा में याद रखना है नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। और इसमें सारे सिफेलोकॉर्डेटा में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लार्वल स्टेज में भी प्रेजेंट हैं और एडल्ट स्टेज में भी प्रेजेंट रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटोकॉर्डेट्स या एक्रेनिएटा। जैसा कि मैंने बताया, इनमें किसी के भी पास क्रेनियम या वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। नाउ कम टू द सेकंड ग्रुप, दैट इज यूकॉर्डेटा। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, यूकॉर्डेटा में ये जो वर्ड होता है यू, इसका मतलब होता है ट्रू। तो दे आर ट्रू कॉर्डेट्स, वो भी ट्रू हैं जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, लेकिन फिर भी यू वर्ड का मतलब यहाँ ट्रू कॉर्डेट्स है। और जैसा कि लिखा गया है क्रेनिएटा,
They are also known as craniata. Reason, they have cranium and vertebral column, दोनों चीज़ें इनमें प्रेजेंट है। क्रेनियम भी प्रेजेंट है और वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट है। तो यूकोर्डेटा या क्रेनिएटा का यही एक मेन कैरेक्टर है। अब जैसा कि हमने प्रोटोकोर्डेटा में देखा कि वहाँ दो सब फाइलम है, यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा, पर जो यूकोर्डेटा है हमारा, ये जो क्रेनिएटा वाला ग्रुप है, इसमें सिर्फ एक ही सब फाइलम है एंड दैट इज वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा क्यों? बिकॉज ऑल मेंबर्स हैव वर्टिब्रल कॉलम। वैसे मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि जब जब क्रेनियम होगा तब तब वर्टिब्रल कॉलम भी होगा, क्योंकि क्रेनियम को सपोर्ट दिया तो क्रेनियम के साथ में वर्टिब्रल पीछे जो हमारी अगर आपने ब्रेन को प्रोटेक्ट किया है क्रेनियम से, तो पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। एंड दैट इज़ वाई क्रेनिएटा में हमारे पास एक ही सब फाइलम एंड दैट इज वर्टिब्रेटा। कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ वर्टिब्रेटा का? दे हैव अ वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम क्या चीज़ होती है, मैं आपको समझा दिया कि छोटी छोटी बोन्स होती है, रिंग्स होती है बोन की, जिन्हें हम वर्टिब्रे कहते हैं, और उनके आपस में जुड़ने से पूरा एक वर्टिब्रल कॉलम बनता है, जो जिसे हम नॉर्मली बैक बोन भी कहते हैं। ओके, कम टू द सब फाइलम वर्टिब्रेटा। इस सब फाइलम वर्टिब्रेटा के जो कैरेक्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, तीन कैरेक्टर हैं, दो कैरेक्टर रहेंगे, क्रेनियम प्रेजेंट, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट। अब ये जो वर्टिब्रेटा है इसको हमने दो डिवीजन में डिवाइड किया है बच्चों। पहला डिवीजन ये तुम्हारे सामने यहाँ रखता हूँ, एग्नेथा। दो डिवीजन है, एग्नेथा और दूसरा है नेथोस्टोमेटा। आप देख लीजिए इसे, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। पहले हम बात करते हैं एग्नेथा की, क्योंकि एग्नेथा, वापस ऊपर देखें, इज अ डिवीजन अंडर वर्टिब्रेटा। तो देखिए आप ध्यान से देखना, एग्नेथा विल हैव क्रेनियम बिल्कुल प्रेजेंट होगा इनमें, इसके अलावा इनमें वर्टिब्रल कॉलम भी होगा, करेक्ट। लेकिन इनमें सिर्फ और सिर्फ क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम ही है, दे डू नॉट हैव जॉज। इनमें जॉज एब्सेंट। ये ए मतलब एब्सेंट और नेथा मतलब जो होता है, नेथा का मतलब जॉज। तो जिस तरह से हमारे जॉज हैं बच्चों, वी हैव गॉट टू जॉज, लोअर जॉ एंड अपर जॉ। लोअर जॉ में भी हमारे हड्डी जो है उसमें दांत लगे रहते हैं, टीथ उसके अंदर अटैच्ड हैं, और उसी तरह से हमारे पास एक अपर जॉ भी है, करेक्ट। लेकिन एग्नेथा में ये जॉ बोन्स ऑल टुगेदर एब्सेंट है, दे डू नॉट हैव जॉ, और ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बनता है, जॉज एब्सेंट, एंड दैट इज वाई दे आर गिवन द नेम एग्नेथा। ऑन द अदर हैंड जो हमारा दूसरा ग्रुप है नेथोस्टोमेटा, इसमें हमें ध्यान रखना है क्रेनियम प्रेजेंट, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट, एट द सेम टाइम दे हैव जॉज ऑल्सो। तो जॉज प्रेजेंट रहेंगे, इसी बेसिस पर तो ये नाम दिया गया एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। लेट्स कम बैक टू द एग्नेथा, बिना जॉ वाले एनिमल है ये। अब इसमें हमारे पास दो क्लासेस है, देयर आर टू क्लासेस, एक ऑस्ट्रेकोडर्माई है और दूसरी साइक्लोस्टोमेटा है। ध्यान से सुने, पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेकोडर्माई की, कि ऑस्ट्रो वर्ड जो होता है ना बच्चों, वो बोन्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आप ये देखिए कि ये इस तरह के एनिमल थे, ये पीछे से इस तरह से इनकी बॉडी हो जाएगी, और यहाँ हम इनका थोड़ा माउथ बना लेते हैं, ये इनमें यहाँ इस तरह से माउथ हो जाएगा, और पूरी बॉडी के ऊपर आगे पर्टिकुलरली जो हेड रीजन है वहाँ पर बोन का बना हुआ एक इस तरह का, बोन का बना हुआ एक इस तरह की शील्ड यहाँ रहती है उनके पास,
और बाकी जो बची हुई बॉडी है वहाँ पर भी इस तरह के शील्ड जो हैं, डर्मल प्लेट्स कह सकते हैं हम। डर्मल मतलब डर्मिस है ना, तो दे हैव गॉट डर्मल प्लेट्स, हेवी बोनी प्लेट्स होती है ये। पीछे की तरफ इनकी ये टेल भी होगी, यहाँ उनमें एनस हो जाएगी। कुछ कुछ ये हमें फिश जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक इनके पास फिन भी होगा। तो ये हो गया बच्चों, है ना। क्योंकि इनके ऊपर इस तरह से ये बोनी स्ट्रक्चर थे, तो वी कॉल देम आर्मर्ड फिशेज। हम इन्हें आर्मर्ड फिशेज के नाम से भी जानते हैं। इनके कुछ पॉइंट्स हैं, वो ध्यान से सुनिए आप। सबसे पहली बात कि ये फ्रेश वाटर में इवॉल्व हुए। इनका जो इवोल्यूशन हुआ था वो फ्रेश वाटर में हुआ है। और ये जो नाम आया इनमें ऑस्ट्रेको मतलब ये बोन हो गया, और डर्माई मतलब जो बाकी डर्मल प्लेट्स हैं उससे इनकी जो स्किन है उस पर इस तरह से डर्मल प्लेट्स पाई गई थी बोन जैसी, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ऑस्ट्रेकोडर्माई। बच्चों एक खास बात, आज की तारीख में इनमें से एक भी फिश एग्जिस्ट नहीं करती, ध्यान रखेंगे, ऑल आर एक्सटिंक्ट। अभी आज की तारीख में एक भी प्रेजेंट नहीं है, ऑल आर एक्सटिंक्ट फिशेस। इधर ध्यान दीजिए इनके माउथ पर। मैंने इनका माउथ कैसा बनाया है, देखो इस तरह से मैंने गोल जो है स्फेरिकल सर्कुलर माउथ बना दिया मैंने इनका। सर्कुलर माउथ क्यों बनाया ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मुंह के वहाँ किसी तरह की कोई जॉ बोन्स नहीं है, तो इन एब्सेंस ऑफ दोज जॉ बोन्स माउथ जो होगा वो इनका सर्कुलर रहेगा, है ना, सर्कुलर माउथ हो जाएगा। और क्योंकि हमने इनको इंक्लूड भी किस में किया है, आपने ऊपर देखा है एग्नेथा, जॉज एब्सेंट है, इन एब्सेंस ऑफ जॉज देयर माउथ विल बी सर्कुलर। अब इनके पास दो और चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह से मछलियों के ऊपर स्केल्स होते हैं वो स्केल्स इनमें एब्सेंट है। जिस तरह से फिशेस की बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं वो स्केल्स एब्सेंट होते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा जो आगे बार बार रिपीट होगी, तो ध्यान से सुनिए कि जब कभी आप किसी मछली को देखते हैं, फिश को देखते हैं, तो उस फिश में एक यहाँ पे फिन होता है, एक ये यहाँ पे उनका फिन होता है। इस फिन को हम कॉडल फिन कहते हैं, इसको हम डोर्सल फिन कहते हैं। डोर्सल फिन ये भी सिंगल होगा, बीच में एकदम सेंटर में ऊपर की तरफ डोर्सल फिन, ये पीछे की तरफ एक टेल की तरह कॉडल फिन, ये भी सिंगल होगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर भी फिशेज में आपको कुछ एक फिन दिखाई देगा और एक यहाँ पर भी फिन दिखाई देगा। अब ये जो फिन होता है इसे हम पेक्टोरल फिन कहेंगे। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये पेयर्ड होते हैं, एक इस साइड है, दूसरा ऑपोजिट साइड में भी होगा। यहाँ ये जो फिन है इसको हम पेल्विक फिन कहते हैं और ये भी पेयर्ड होते हैं। जो डोर्सल फिन है वो एकदम बीच में है, ये मीडियन होता है, और ये पेयर्ड नहीं है, ये तो एकदम सेंटर में है, तो ये अनपेयर्ड होगा बच्चों। और पीछे की तरफ जो कॉडल फिन होता है ये भी अनपेयर्ड होता है। अब आप इस पर आ जाओ, इसमें मैंने सिर्फ यहाँ एक डोर्सल फिन बनाया है और यहाँ पीछे की तरफ एक कॉडल फिन बनाया है, लेकिन इसमें मैंने पेक्टोरल फिन और पीछे जो पेल्विक फिन होना चाहिए वो नहीं बनाया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो ऑस्ट्रेकोडर्माई के मेंबर्स हैं दे आर बेसिकली फॉल्स फिशेज, ये ट्रू फिशेज नहीं है। तो आपसे कोई पूछे कि वाई दे आर नॉट ट्रू फिशेज, तो आपको दो आंसर देने, एक इनके पास स्केल्स एब्सेंट है और दूसरा इनके पास पेयर्ड फिन्स भी नहीं है, और तीसरा भी और जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आपको कि दे ऑल्सो डू नॉट हैव जॉज। तो जॉज भी इनके पास, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि दे डू नॉट हैव जॉज, और इन तीन कारणों से दे आर कंसिडर्ड एज फॉल्स फिशेज।
करेक्ट बच्चों। अब आज की तारीख में इनमें से एक भी सरवाइव नहीं कर रही है। ये जितनी भी ऑस्ट्रेकोडर्माई थी ये सब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्मर्ड फिशेस कौन सी है, तो आप बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेकोडर्माई आर्मर्ड फिशेस हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस वैसे ऑस्ट्रेकोडर्माई से थोड़ा कम रहता है। इसकी जो नेक्स्ट क्लास है हम उस पर आते हैं, एंड दैट क्लास इज साइक्लोस्टोमेटा। अब जो साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स हैं इनके बारे में बात करते हैं। हमें थोड़ी सी जगह की रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं इस पोर्शन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं तो इसको मैं हटा देता हूँ। और एक तरफ कर देते हैं, एक्सटिंक्ट भी हो गई है तो हम ज़्यादा इसको वेटेज नहीं दे रहे हैं। कम टू द साइक्लोस्टोमेटा, ये इसकी दूसरी क्लास है और इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स बच्चों आज की तारीख में इनमें से कई सारे जिंदा। ये देखो ये भी कुछ कुछ उनके जैसे ही दिखाई देंगे। लंबी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। माउथ क्योंकि एग्नेथा में है इसलिए इनमें भी सर्कुलर माउथ ही होगा। नाम दिया है ना साइक्लोस्टोमेटा, तो साइक्लो का मतलब तो साइकिल तो आप समझ ही गए, साइक्लो मतलब सर्कुलर, और स्टोमेटा का मतलब ओपनिंग होता है, और ओपनिंग क्या है यहाँ माउथ। तो ये देखिए आप साइक्लोस्टोमेटा नाम इसलिए दिया गया कि इनके पास भी जो माउथ है वो सर्कुलर होगा और लंबी सी इस तरह से सिलेंड्रिकल बॉडी हो जाएगी। पीछे की तरफ एक कॉडल फिन हो जाएगा। और अब आपको समझ में आ ही गया है कि जो कॉडल फिन होता है वो अनपेयर्ड होगा। एक यहाँ पे डोर्सल फिन हो जाएगा, इनमें डोर्सल फिन हो जाएगा। माउथ बिल्कुल सर्कुलर होगा। ओके, यहाँ खूब सारे आपको इसमें गिल स्लिट्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ध्यान रखेंगे कि पेयर्ड फिन्स जो हैं, यानी कि जो पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन होने चाहिए वो एब्सेंट है। और इसके अलावा जॉज जो हैं वो भी इनमें, क्योंकि ये तो मेंबर ही एग्नेथा के हैं, तो जॉज एब्सेंट है। साथ ही साथ बिल्कुल ऑस्ट्रेकोडर्माई की तरह इनकी बॉडी पर भी स्केल्स एब्सेंट है। और इनके पास तो जो बोनी प्लेट्स होनी चाहिए जो कि ऑस्ट्रेकोडर्माई में हमने देखी थी, उस तरह की कोई बोनी प्लेट्स भी एब्सेंट है। दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज, ध्यान रखें, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज फॉल्स फिशेज। दिखने में ये मछलियों की तरह दिखाई दे जाते हैं, बट रिमेंबर कि दीज आर नॉट ट्रू फिशेज। साइक्लोस्टोमेटा के जो मेंबर्स हैं आर ऑल्सो नॉट ट्रू फिशेज। 3 रीज़न रहेंगे कि एक तो इनके पास पेयर्ड फिन्स एब्सेंट है, दूसरा जॉज एब्सेंट है, और स्केल्स भी एब्सेंट है। साइक्लोस्टोमेटा के जो मेंबर्स हैं बच्चों, ये इनमें आपको और ध्यान रखना है कि मोस्टली दे आर एक्टोपैरासाइट, मोस्टली दे आर एक्टोपैरासाइट। क्योंकि जॉस तो है नहीं तो ज़्यादा किसी को मारना वगैरह कुछ कर नहीं सकते हैं, प्रीडेशन ये कर नहीं सकते। तो ऐसे में ये किसी जो बड़ी मछली होती है, जो ट्रू फिशेस होते हैं, उनके गिल्स पे जाके ये चिपक जाते हैं और वहाँ से इनके ये जो आपको सर्कुलर माउथ दिखाई दे रहा है वहाँ पे छोटे छोटे ऐसे हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं, डेंटिकल्स, टीथ लाइक, उससे ये वहाँ उसको कट लगाते हैं और वहाँ से थोड़ा बहुत फ्लैश भी खा लेते हैं, और नहीं तो वो वहाँ से खून पीते हैं। तो दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज एक्टोपैरासाइट। इसका ये जो डायग्राम मैंने बताया है बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है हमारे पास, और नाम है उसका पेट्रोमाइजोन। तो ये जो डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है ये पेट्रोमाइजोन का बनाया है। ओके बच्चों, रहते कहाँ हैं? तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो ऑस्ट्रेकोडर्माई हैं वो सारे फ्रेश वाटर में थे और उन्हीं से इनका इवोल्यूशन हुआ है। ऑस्ट्रेकोडर्माई जब एक्सटिंक्ट हुए तो ये सब उन्हीं के क्लोजली रिलेटिव हैं। तो इनके जो लार्वा हैं बच्चों वो तो फ्रेश वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, लेकिन इनके जो एडल्ट्स हैं वो बाद में मराइन हो गए। इज दैट क्लियर? लार्वा फ्रेश वाटर में रहेंगे और मराइन एडल्ट जो होंगे वो मराइन होंगे। तो सिस्टम इनमें ये रहेगा कि एडल्ट 3-4 साल समुद्र में रहेंगे और फिर जब रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा
तो ये क्या है, माइग्रेशन करते हैं और समुद्र से निकल कर ये फिर रिवर्स में जाएंगे और रिवर से ऊपर अपस्ट्रीम तक जाएंगे ये, और जहाँ आगे फिर वो काफ़ी ऊपर पहुँचने के बाद वहाँ ये स्पॉनिंग करते हैं, अंडे देते हैं, और अंडे दे के एडल्ट तो मर जाते हैं, और फिर उन अंडों में से जो लार्वा हैं वो बाहर आते हैं। लार्वा वहाँ उन पानी में 2-3-4 साल तक भी रहते हैं, कई बार एक्सटेंडेड लार्वल स्टेज है, और 4-5 साल बाद दे रिटर्न बैक टू ओशियन, मराइन, समुद्र में आते हैं। वहाँ फिर वो बड़े होने के बाद 3-4 साल निकालेंगे और वापस रिप्रोडक्शन के लिए जाएंगे रिवर में, और वहाँ रिप्रोडक्शन करने के बाद एडल्ट की तो डेथ हो जाएगी और रिप्रोडक्शन कर हो जाएगा उनका। तो ये इनका इस तरह से लाइफ स्टाइल चलता है। तो ये दोनों जगह मिलेंगे, मराइन भी होंगे लेकिन मराइन इनके एडल्ट होंगे और लार्वा इनके फ्रेश वाटर होंगे साइक्लोस्टोमेटा के। अब आते हैं बच्चों हमारे पास दूसरी जो डिवीजन है, दैट इज़ नेथोस्टोमेटा। एक बार मैं आपको इसका ब्रॉड व्यू दिखा देता हूँ ताकि आप बीच बीच में भूल नहीं जाएं। लेट्स हैव ए लुक एट दैट। तो अब तक हमने पढ़ा है कि फाइलम कॉर्डेटा, उसमें 2 ग्रुप्स हैं, प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा। ओके, यूकॉर्डेटा में एक ही सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा में हमने 2 डिवीजन बनाए हैं। पहला डिवीजन एग्नेथा, एग्नेथा का मतलब जॉज एब्सेंट। तो इनमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट रहेगी, क्रेनियम तो है, वर्टिब्रल कॉलम भी है, लेकिन जॉज इनमें एब्सेंट है। इधर अब हम बात करने वाले हैं नेथोस्टोमेटा की, जिसमें क्रेनियम प्रेजेंट रहेगा, वर्टिब्रल कॉलम भी रहेगा, और अब इसमें आगे से जॉज भी आ जाएंगे। अब जैसे ही जॉज आएंगे बच्चों, तो हमारे पास वापस यहाँ डायरेक्ट क्लासेस नहीं है। यहाँ हमने ये देखा था कि एग्नेथा में डायरेक्ट 2 क्लासेस थी, एक ऑस्ट्रेकोडर्मी और एक साइक्लोस्टोमेटा। यहाँ हमारे पास पहले 2 सुपर क्लासेस है। एक सुपर क्लास हमारे पास पाइसेज है और दूसरी सुपर क्लास हमारे पास यहाँ टेट्रापोडा है। लेट्स टॉक अबाउट द सुपर क्लास पाइसेज। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पाइसेज जो होंगे ये बेसिकली आपकी सारी ट्रू फिशेज इसी में आएगी। दे विल हैव क्रेनियम, नो डाउट, दे विल हैव वर्टिब्रल कॉलम। उसके अलावा क्योंकि ये नेथोस्टोमेटा के मेंबर हैं तो दे विल हैव जॉज एज वेल। तो इनमें क्रेनियम, वर्टिब्रल कॉलम और जॉज प्रेजेंट है। लेकिन जो पाइसेज है इसमें खास बात है कि दे डू नॉट हैव लिम्स, यानी कि जो हमारे होते हैं जिस तरह से 4 लिम्ब और हाइंड लिम्स, इनके पास हाथ नहीं होंगे। जहां हमारे हाथ होते हैं, जो हाथों को हम 4 लिम्ब कहते हैं और लेग्स को हम हाइंड लिम्स कहते हैं, तो इनके पास लिम्ब्स और लिम्ब बोन्स, उनके अंदर जो बोन होनी चाहिए, लिम्ब एंड लिम्ब बोन्स आर एब्सेंट। ऑन द अदर हैंड दे विल बी हैविंग पेयर्ड फिन्स। जो 2 तरह के मैंने आपको बताया, इनके पास पेक्टोरल फिन्स होंगे और इनके पास पेल्विक फिन्स होंगे। आपको एक बात थोड़ा अगर गौर करें तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जो कॉर्डेटा का इवोल्यूशन है बेसिकली वो कॉर्डेटा में स्केलेटल सिस्टम का इवोल्यूशन है। कि जैसे जैसे हमने आपको पढ़ाया कि सबसे पहले यूरोकॉर्डेटा या सिफेलोकॉर्डेटा पढ़ाया, उनके पास स्केलेटल सिस्टम के नाम पर सिर्फ एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी, पर जो हमारे पास दूसरा ग्रुप आया दैट वाज क्रेनिएटा। तो क्रेनिएटा में क्रेनियम आया, उसमें एक ही सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, तो वर्टिब्रल कॉलम आया। उसके बाद उसके हमारे पास 2 डिवीजन है, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। तो आपने क्या देखा कि एग्नेथा में क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम के साथ में जॉज और आ गए, है ना। और इधर नेथोस्टोमेटा में अगर हम बात करें, सॉरी इनमें जॉज नहीं आए, इनमें जॉज एब्सेंट है, लेकिन जो नेथोस्टोमेटा है उनमें जॉज प्रेजेंट हो गए। और जब जॉज प्रेजेंट हुए तो वापस अब 2 कंडीशन बनती, जॉज के साथ लिम्ब है या लिम्ब नहीं है। अगर लिम्ब नहीं है तो हमारे पास एक सुपर क्लास है पाइसेज, और अगर हमारे पास लिम्ब्स भी आ जाए तो देन वी हैव सेकंड सुपर क्लास दैट इज टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे बच्चों, टेट्रापोडा में अगर हम बात करते हैं तो इनके पास क्रेनियम हो जाएगा, क्रेनियम के बाद वर्टिब्रल कॉलम हो जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम के बाद इनमें जॉज प्रेजेंट होंगे, और जॉज के साथ साथ इनमें अब लिम्ब
एंड लिम्ब बोन्स भी होगी। तो दिस इज़ व्हाट द इवोल्यूशन ऑफ बेसिकली स्केलेटल सिस्टम की। जैसे जैसे कॉर्डेट इवॉल्व हो रहे हैं बेसिकली उनका स्केलेटल सिस्टम जो है वो इवॉल्व होता जा रहा है। और जो कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन है इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन स्केलेटल सिस्टम। कम बैक टू द पाइसेस, सुपर क्लास पाइसेस, इसमें सारी हमारी ट्रू फिशेज हैं। और वाई दे आर ट्रू फिशेज, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, दे हैव क्रेनियम, वर्टिब्रल कॉलम। एक तो ये ध्यान देना है जॉज प्रेजेंट है, और जॉज के साथ साथ इनमें पेयर्ड फिन्स यानी कि जो पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन्स है वो भी प्रेजेंट है। और एक और पॉइंट दैट दे ऑल्सो हैव बॉडी इज कवर्ड बाई स्केल्स, तो स्केल्स भी प्रेजेंट है। इससे पहले की जो हमारी क्लास थी, हमारा जो 2 क्लासेस थी, ऑस्ट्रेगोडर्माई और साइक्लोस्टोमेटा, उनके जो मेंबर्स थे उनको हमने ट्रू फिशेस कंसीडर नहीं किया था 3 कारणों से। जॉज एब्सेंट, पेयर्ड फिन्स एब्सेंट, और स्केल्स जो हैं वो भी उनमें एब्सेंट थे। ओके, नाउ कम टू द प्लेकोडर्माई। सबसे पहला पॉइंट कि ऑल आर एक्सटिंक्ट, ये भी जो है एक भी फिश आज की तारीख में प्रेजेंट नहीं है। ऑल आर एक्सटिंक्ट, बेसिकली ये हमारी अर्लीस्ट ट्रू फिशेस थी। सबसे पहली ट्रू फिशेस यही थी, फर्स्ट जो फिशेस बनी वो यही थी। प्लेकोडर्माई इसलिए कहा गया कि इनके जो स्केल्स थे वो भी अगेन डर्मल बोनी स्केल्स थे, जस्ट लाइक ऑस्ट्रेकोडर्माई। उनके ऊपर बोनी प्लेट्स थी, इनके पास स्केल्स थे, लेकिन वो डर्मल स्केल्स, बड़े बड़े स्केल्स थे। तो कई बार प्लेकोडर्माई आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज आर्मर्ड फिशेस। बॉडी आर्मर मतलब आप समझ गए होंगे कि बॉडी के ऊपर एक पूरा प्रोटेक्शन हो, तो वी कॉल देम आर्मर्ड फिशेस। तो हम 2 को आर्मर्ड फिशेस कंसिडर कर लेते हैं, ऑस्ट्रेगोडर्माई को भी और प्लेकोडर्माई को भी। लेकिन ऑस्ट्रेगोडर्माई ट्रू फिशेस नहीं है, जबकि जो प्लेकोडर्माई है दे आर ट्रू फिशेस। अब हुआ क्या था कि दे हैव गॉट जॉज। तो आपसे पूछे कि पहले जो वाला एनिमल कौन सा है, तो पहला जो जिसमें आया है वो बेटा प्लेकोडर्माई है। इनका भी इवोल्यूशन फ्रेश वाटर में हुआ था, करेक्ट। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। सबसे पहले फ्रेश वाटर में जो आए वो ऑस्ट्रेगोडर्माई है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। फ्रेश वाटर में जो सबसे पहले आए वर्टिब्रेट्स, है ना, ये देखिए यहाँ वर्टिब्रेटा पढ़ा रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग कर रहा हूँ। वर्टिब्रेटा की जो शुरुआत हो रही है वो ऑस्ट्रेगोडर्माई से हो रही है। तो जो सबसे पहले वर्टिब्रेट्स थे वो ऑस्ट्रेगोडर्माई थे, फिश जैसे दिखते थे, जॉज एब्सेंट थे। इनका इवोल्यूशन फ्रेश वाटर में हुआ, करेक्ट। फिर क्या हुआ कि इन्हीं मछलियों से, इन्हीं फॉल्स फिशेस से, ध्यान से देखना आप, मैं बता रहा हूँ आपको कि इन्हीं फिशेस से, ऑस्ट्रेकोडर्माई से प्लेकोडर्माई का इवोल्यूशन हुआ। इन्हीं से प्लेकोडर्माई बने। और जैसे ही प्लेकोडर्माई बने, प्लेकोडर्माई की क्या कैरेक्टरिस्टिक था, प्लेकोडर्माई के पास जॉ थे। तो अब आप सोचिए कि उस फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में 2 तरह की फिशेज हैं। एक ऑस्ट्रेकोडर्माई जिनके पास जॉज नहीं है, और एक प्लेकोडर्माई जिनके पास जॉज प्रेजेंट है। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जब उस फ्रेश वाटर में अब कंपटीशन होगा तो उस कंपटीशन में जिनके पास जॉज हैं वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, और इनके पावरफुल हो जाने के कारण इनका ऑस्ट्रेकोडर्माई से कंपटीशन हुआ, और उस कंपटीशन में जो हमारे ऑस्ट्रेकोडर्माई थे वो ग्रेजुअली एलिमिनेट हो गए, और अब उस पानी में सिर्फ प्लेकोडर्माई बचे। लेकिन बच्चों एक खास बात हुई इसमें कि ये जो ऑस्ट्रेकोडर्माई के मेंबर हैं, इनके जो क्लोजली रिलेटिव ये साइक्लोस्टोमेटा, भाई ये जो साइक्लोस्टोम्स हैं आज की तारीख में, ये बेसिकली ऑस्ट्रेकोडर्माई से ही तो इवॉल्व हुए हैं ये भी। तो हुआ ये था कि जब कंपटीशन हुआ प्लेकोडर्माई से फ्रेश वाटर में, तो उनमें से कुछ ऑस्ट्रेकोडर्माई ने अपना मॉडिफिकेशन कर लिया, ये मराइन हैबिटेट उसमें चले गए, वहाँ से भाग गए फ्रेश वाटर से, सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेश वाटर में आते, अगेन वापस कंपटीशन से बचने के लिए ये मराइन चले गए। तो इस तरह से साइक्लोस्टोमेटा की लाइफ
चेंज हो गई। कुछ समय वो मराइन में रहते और रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेश वाटर में आते और वहाँ से भाग जाते। दूसरा, कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए इन्होंने एक काम और किया कि ये लड़ने वड़ने का काम इन्होंने रखा ही नहीं, ये पैरासिटिक नेचर के बन गए। तो ये किसी फिश के ऊपर जाके सीधे चिपक जाते थे और इन्होंने समहाउ आज तक अपने सर्वाइवल को बचा के रखा हुआ है। तो ये साइक्लोस्टोमेटा सिर्फ उस पैरासिटिक हैबिटेट के कारण और मैं हैबिट के कारण। एक चीज़ और बताऊं, कुछ साइक्लोस्टोम्स ऐसे भी हैं जो स्कैवेंजर बन गए, यानी कि वो सीधे मराइन जो है वो बॉटम में जाकर रहने लगे और वो ऊपर से जो भी कुछ एनिमल्स मरते लड़ते कुछ भी करते, जो फूड नीचे गिर जाता उससे ये अपना काम चला लेते थे। एंड दैट इज़ द रीज़न ऑफ देयर सक्सेस की या तो पैरासाइट बन जाओ, किसी के साथ कोई कंपटीशन मत करो, या ज़मीन पर नीचे चले जाओ, स्कैवेंजर बन जाओ। तो ये रीज़न रहा कि प्लेकोडर्माई जोज वाली जो मछलियाँ थी उनके इवोल्यूशन के बाद भी कुछ ये जो हमारे एग्नेथा बिना जो वाले हैं वो बचे रह गए। साइक्लोस्टोम्स इस तरह से उन्होंने अपने आप को बचा लिया। लेकिन जो ऑस्ट्रेकोडर्माई है, जो मेन उस समय की फिशेस थी फ्रेश वाटर में, वो सब एलिमिनेट हो गई और आज की तारीख में वो सब एक्सटिंक्ट है। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास प्लेकोडर्माई है और अपने दिमाग में एक इमेज बना के चलो कि हम प्लेकोडर्माई के टाइम पे अभी टाइम मशीन से हम पीछे जाते हैं और हम प्लेकोडर्माई के ज़माने में हैं जब पूरा फ्रेश वाटर जो है उसमें सिर्फ यही मछलियाँ घूम रही है। ओके, न उस समय मेंढक हैं क्योंकि एम्फीबियंस, अभी तो भाई आगे की जो दो मछलियों के मेन ग्रुप है हमारे पास, कॉन्ट्रिक्टिज और ऑस्ट्रिक्टिज, ये भी नहीं आए बच्चों। तो उस समय सिर्फ एक ही तरह की फिशेस थी फ्रेश वाटर में। बाकी छोटे मोटे आर्थ्रोपोड और मोलस्कन और ये सब रहेंगे तो ये आराम से उनको खाते और अपना सर्वाइवल कर रहे थे। बट मीनवाइल क्या हुआ बच्चों कि इन्हीं प्लेकोडर्माई के साथ साथ एक और ग्रुप इवॉल्व हुआ मछलियों का जो कि थी कॉन्ड्रिक्थीज। ये मछलियों की खास बात थी बच्चों कि इनके पास बेसिकली ये कार्टिलेजिनस फिशेज है। इनका जो स्केलेटन था वो कार्टिलेजिनस था और इनका इवोल्यूशन समुद्र में हुआ। तो ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस जितनी भी है ये सारी मराइन थी, वहाँ इवॉल्व हो रही है। तो अब आपके पास मछलियों के उस समय दो ग्रुप बन गए, एक जो मराइन है कॉन्ड्रिक्थीज और एक फ्रेश वाटर फिशेज है जो कि आपकी प्लेकोडर्माई है। ये टाइम चल रहा है, धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों कि मछलियों का एक तीसरा ग्रुप आया, ये है हमारा ऑस्ट्रिक्टिज। थोड़ा टाइम और निकला और मछलियों का एक तीसरा ग्रुप आया और ये जो तीसरा ग्रुप है ये बोनी फिशेस का है। इनका इवोल्यूशन तो मराइन था लेकिन इनमें से कई सारी बोनी फिशेस जो हैं वो फ्रेश वाटर में आ गई। तो दैट मीन्स अब आपके पास बोनी फिशेस के दो ग्रुप हो गए, एक मराइन बोनी फिशेस और दूसरी आपकी फ्रेश वाटर बोनी फिशेस। अब ये जो फ्रेश वाटर बोनी फिशेस थी ये काफ़ी पावरफुल फिशेस हुई और जैसे ये फ्रेश वाटर में आई, आप इमेजिन करिए कि फ्रेश वाटर में ऑलरेडी मछलियों का एक ग्रुप है, वो कौन सा है, प्लेकोडर्माई। तो इनकी वजह से ये जो प्लेकोडर्माई थे ये सारे के सारे एलिमिनेट हो गए और आज की तारीख में जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेकोडर्माई आर ऑल्सो ऑल एक्सटिंक्ट। प्लेकोडर्माई ने किनको एक्सटिंक्ट किया, प्लेकोडर्माई ने ऑस्ट्रेकोडर्माई को एक्सटिंक्ट किया और जब बाद में बोनी फिशेस वेल डेवलप हुई, जोज वाली एडवांस फिशेस जैसे ही आई, उन्होंने प्लेकोडर्माई को एक्सटिंक्ट किया और आज की तारीख में हमारे पास ये जो सुपर क्लास पाइसेस है, इस सुपर क्लास पाइसेस में फिशेस की अब दो ही क्लासेस बची हुई है, एक कॉन्ड्रिक्थीज, ये सारी कार्टिलेजिनस फिशेस है बच्चों। इसमें आपके सारी शार्क्स आती है, जितनी भी शार्क्स, स्केट्स और रेज, मैं समझाऊंगा आपको। स्केट्स और रेज वो जो चौड़े चौड़े फिन्स वाली मछलियाँ होती, और ये शार्क्स, ये सारे प्रीडेटरी होते हैं। स्केलेटन इनका भले ही कार्टिलेज का बना होता है पर ह्यूज साइज की ये फिशेज हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग इनके जॉज होते हैं, प्रीडेटरी जॉज हैं इनके, बड़ी लड़ाक। अब तो जानते ही हो शार्क्स तो फेमस ही उसी बात के लिए। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ऑल दीज फिशेज आर मराइन। और दूसरी जो बोनी फिशेस का हमारे पास ग्रुप है ये दोनों ही जगह मिलेगी, ये मराइन भी होगी और ये फ्रेश वाटर भी होगी। और अब आप इस ज़माने में आ जाओ कि जब थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं, प्लेकोडर्माई के ज़माने से आगे निकले
और कॉन्ड्रिक्थिज और ऑस्टिकथिज के ज़माने में आ गए कि समुद्र में सारी मराइन फिशेज़ है और फ्रेश वाटर में सारी बोनी फिशेज़ है। और नहीं, समुद्र में तो मराइन जो है उसमें तो कार्टिलेजिनस के साथ साथ बोनी फिशेज़ भी है, और जो फ्रेश वाटर है उसमें सारी की सारी बोनी फिशेज़ है। और अब आप ये सोचिए कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ कंपटीशन धीरे धीरे समुद्र में इन मछलियों की संख्या बढ़ने लगी, इनका काउंट बढ़ने लगा। और इधर जो हमारा फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट था, जो रिवर्स वगैरह थे, इनमें भी मछलियों का काउंट बढ़ने लगा। तो ऑब्वियसली जब काउंट बढ़ेगा ये फ्लरिश करने लगे, खूब खाना पीना, इनका तो कोई कंपिटिटर ही नहीं है ना, उस समय तक तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं आया। तो जब इनके काउंट बढ़ने लगे तो ऑब्वियसली इनका आपस में कंपटीशन होने लगा। पर्टिकुलरली जो हमारा फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है वहाँ कंपटीशन होने लगा। समुद्र में वो कंपटीशन थोड़ा कम था, लेकिन फ्रेश वाटर में वो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहा। तो ऐसे में क्या हुआ बच्चों कि कुछ, अब जब कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन मेनली किन चीज़ों के लिए होता है बेटा? एक तो फूड के लिए होता है और दूसरा स्पेस के लिए होता है। तो उस कंपटीशन में जिंदा रहने के लिए, स्पेस के लिए आपको अब उस पानी से बाहर निकलने की रिक्वायरमेंट आई, क्योंकि अब पानी में कंपटीशन ज़्यादा है तो जाएं कहाँ? समुद्र में जा नहीं सकते, समुद्र में ऑलरेडी दूसरी तरह की फिशेज़ है। तो ये जो हमारा बोनी फिशेज़ का ग्रुप आया है, इनमें से ही मछलियों का एक ग्रुप है जिसे कहा जाता है डिप्नोई। बच्चों ये जो डिप्नोई फिशेज़ हैं ये बेसिकली लंग फिशेज़ होती है। ये ऐसी मछलियां हैं जिनके पास गिल्स के साथ साथ लंग्स भी होते हैं। वैसे कहानी मैं इसकी और आपको बोनी फिशेस के बारे में बताऊंगा कि बेसिकली होता क्या है कि ये जो बोनी फिशेस होती है इनमें पानी में तैरते समय अपने आप को फ्लोट करने के लिए एक अंदर इस तरह का एयर ब्लैडर होता है, जिसका ब्रीदिंग से या रेस्पिरेशन से कोई लेना देना नहीं है। बोनी फिशेस में ही होता है एयर ब्लैडर, इसमें ये खाली हवा भर लेते हैं बाहर से। बट लेटर ऑन व्हाट हैपन कि इन्हीं बोनी फिशेस से ये डिप्नोई फिशेस बनी, और इनमें ये जो एयर ब्लैडर है इट स्टार्टेड वर्किंग एज लंग। तो ये क्या, उसमें हवा भर लेते और थोड़ा गैसेस एक्सचेंज कर लेते। तो इन डिप्नोई फिशेस से मिलती जुलती कुछ फिशेस थी जिन्होंने क्या किया कि पानी से बाहर निकलकर कीचड़ में थोड़ा कुछ डिस्टेंस तक ट्रैवल कर लिया। सांस लेने के लिए उनके पास एग्जैक्ट वेल डेवलप्ड लंग्स तो नहीं थे, लेकिन चलो उस एयर ब्लैडर से उनका काम चल रहा था। मेन प्रॉब्लम आई उस कीचड़ से बाहर निकलने के बाद चलने में, कि वो जो उनके फिन्स हैं, पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन्स, उनसे वो मछलियाँ ढंग से चल नहीं पाती थी, तो वो कीचड़ कीचड़ में ही रहती। बट सडनली कुछ म्यूटेशंस हुए, कुछ चेंजेस आए और एक नया हमारे पास ग्रुप आ गया। इन्हीं के जो एंसेस्टर थे डिप्नोई फिशेस से, उन्हीं के साथ साथ हमारे पास एक नया ग्रुप आया, एंड दैट न्यू ग्रुप इज टेट्रापोडा। सुपर क्लास स्पाइसेस से आगे बढ़ते हैं हम, और अब बात करते हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा की। सुपर क्लास टेट्रापोडा का मेन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर आया वो बच्चों इस पर ध्यान दीजिए, प्रेजेंस ऑफ लिम्ब एंड लिम्ब बोन्स। भाई पानी से बाहर निकलकर जमीन पर आने में आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। हवा में सांस लेने के लिए लंग्स चाहिए, तो चलो लंग्स तो इवॉल्व हो जाएंगे क्योंकि वो जो एयर ब्लैडर से उन्हीं से आगे जाकर लंग्स इवॉल्व हो गए। लेकिन आपको पानी से बाहर अगर ज़मीन पर चलना है तो चलने में आप फिन से चल नहीं सकते हो। तो म्यूटेशन हुआ, एक नया सिम्टम्स आए, नए कैरेक्टर्स आए, लिम्स आ गए, और जैसे ही लिम्स आ गए तो हमारी सुपर क्लास ही चेंज हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सुपर क्लास टेट्रापोडा। और इस सुपर क्लास टेट्रापोडा में जो सबसे पहली क्लास है मछलियों के बाद जो आए वो आए आपके एम्फीबियंस। सो लेट्स टॉक अबाउट एम्फीबियंस। देखिए, क्रेनियम प्रेजेंट, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट, उसके अलावा इनके पास जॉज प्रेजेंट, और जॉज के साथ साथ इनमें लिम्ब बोन्स भी प्रेजेंट। साथ ही साथ सांस लेने के लिए इनके पास लंग्स भी आ गए। इनके लार्वा में गिल्स होते हैं लेकिन इनके एडल्ट में लंग्स आते हैं। तो ये हमारी पहला ग्रुप बन गया एम्फीबिया। और हम कह सकते हैं कि एम्फीबियंस आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल
वर्टिब्रेट। अब आप तो देखो बच्चों कि इन एम्फीबियंस के मज़े देखो आप, कि ये पानी से निकलकर ज़मीन पर आ गए, और जैसे ही ये एम्फीबियन ज़मीन पर आए, ज़मीन पर इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। उस समय तक न तो रेप्टाइल थे, न बर्ड्स थी, न मैमल्स थे, पहली बार आए ही एम्फीबियंस, तो न इनको खाने के लिए वहाँ कोई अवेलेबल था, इनका शिकार कोई कर ही नहीं सकता। तो दे एन्जॉयड दैट टाइम पीरियड। इतना मज़ा आया इन एम्फीबियंस को, पानी से बाहर निकलकर नाचने कूदने सब लगे, ये खूब खाना पीना और फ्लरिश होने लगे। लेकिन इनके साथ एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी। खाया पिया, लाइफ को लीड किया, एंजॉय किया, सब कुछ ठीक था। जैसे ही इन्होंने अंडे देने शुरू किए तो इनके अंडों के ऊपर, एग्स के ऊपर किसी तरह की कोई कवरिंग नहीं थी। तो अगर ये सोचते कि हम ज़मीन पर अंडे दे दें, तो जैसे ही ये ज़मीन पर अंडे देंगे इनके अंडे सूख जाएंगे। और ये इन एम्फीबियन के साथ एक मेजर ड्रॉबैक था कि देयर एग्स वर नॉट हैविंग एनी शेल। तो इनके जो एग्स थे उन पर शेल एब्सेंट था, किसी तरह का कोई कवच नहीं था, और शेल एब्सेंट होने के कारण कुड नॉट ले देयर एग्स ऑन लैंड। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट तो रहे, पर ये फर्स्ट सक्सेसफुल नहीं है बच्चों। इनको रिप्रोडक्शन के लिए वापस पानी में जाना पड़ा। एक ही रीज़न, चल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लिम्स हैं, सब कुछ है, पर रिप्रोडक्शन के लिए वापस इनको पानी में जाना पड़ा, क्योंकि एग्स के ऊपर कोई कवरिंग नहीं थी, कुछ ऐसा शेल जैसा कोई प्रोटेक्शन नहीं था कि भाई हम ज़मीन पर अंडे दें और अंडे सूखे नहीं। तो इसलिए अब एम्फीबियंस जो हैं इनको हम फर्स्ट टेरेस्ट्रियल तो मान लेते हैं, लेकिन हम इनको कंप्लीट टेरेस्ट्रियल नहीं मानते, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी में जाना पड़ता है। देन कैम द नेक्स्ट ग्रुप, रेप्टाइल्स। इन्हीं एम्फीबिया से आगे जाके रेप्टिलिया का इवोल्यूशन हुआ। अब इन रेप्टाइल्स की खास बात सुनो बच्चों, दे आर बेसिकली फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट। अब ये सक्सेसफुल हुए कैसे बच्चों? ऐसा इन रेप्टिलिया में क्या हुआ? देखो, क्रेनियम डेफिनेटली प्रेजेंट, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट, जॉज प्रेजेंट, इसके अलावा इनके पास लिम्ब बोन्स प्रेजेंट। मेजर जो चीज़ यहाँ रेप्टिलिया में आई वो आई दैट दे हैव गॉट शेल्ड एग्स। इनके अंडों के ऊपर एक शेल था, और उस शेल के कारण ये ज़मीन पर रहने लगे, और साथ ही साथ ये अंडे भी ज़मीन पर देने लगे। तो इनके जो एग्स होते हैं उन एग्स के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक शेल प्रेजेंट होता है, और ये जो शेल है बच्चों ये उन अंडों को सूखने से बचाता है। गॉट इट? और इसी कारण ये फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट बन गए। लेकिन अब एक नई दिक्कत आई बच्चों, उसके बारे में सुनो आप और ध्यान दीजिए कि ये जो एग है इसमें एक बार फिर से बनाता हूँ मैं डायग्राम, कि जैसे ये इस तरह का बना देता हूँ मैं एग। तो ये बाहर की तरफ तो क्या हो गया? शेल हो गया। शेल होने के बाद ये अंदर मान लीजिए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पे कहीं पर ये डायग्राम में हटाता हूँ, यहाँ पर ये अंदर ही अंदर एक इस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। वेल बच्चों, एक पॉइंट है, ध्यान से सुनना आप। वापस पीछे आते हैं और एक मज़ेदार बात बताता हूँ। एम्फीबिया अपने एग्स कहाँ देते हैं? पानी में देते हैं। गुड। एम्फीबिया से ठीक पहले कौन थी? एम्फीबिया से पहले फिशेज हैं। कौन सी फिशेज है? ऑस्टिकथीजे, कॉन्ड्रिकथीजे। उनसे पहले प्लेकोडर्मी आए, साइक्लोस्टोमेटा आए, ऑस्ट्रेकोडर्मी आए, और ऊपर चले जाएं आप, सिफिलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा। अरे ये जितने भी एनिमल्स हैं ये सभी एनिमल्स एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ही रिप्रोडक्शन कर रहे थे, एक्सेप्ट आपके ये रेप्टाइल्स।
ये ज़मीन पर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन इनसे पहले के जितने भी एनिमल हैं वो सारे के सारे पानी में ही रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है बच्चों की जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उसे वाटरी एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और वो वाटरी एनवायरनमेंट अब तक तो मिल रहा था, लेकिन अब वो वाटरी एनवायरनमेंट रेप्टिलिया से कैसे मिलेगा। तो बड़ा बच्चों एक बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई, एक नया इवोल्यूशन और हुआ कि जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उस एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देने के लिए और एक वाटरी एनवायरनमेंट देने के लिए एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का और इवोल्यूशन हुआ, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में पानी भरा रहता है, और इस तरह से ये जो एम्ब्रियो है ये भले ही ज़मीन पर है, भले ही इसके चारों ओर शेल है, लेकिन अंदर एक मेम्ब्रेन है। उस मेम्ब्रेन को नाम दिया गया एमनियोन। एमनियोन के साथ में दो मेम्ब्रेन्स और आती है, एक का नाम है कोरियोन और एक का नाम होता है एलेंटोइज। लेकिन ये तीनों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, एलेंटोइज। एक चौथी और है यॉर्क सैक। वो यॉर्क सैक तो पुराने जो हमारे एनिमल्स हैं एम्फीबियंस वगैरह उनमें भी होती है। हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा बच्चों वो एमनियोन पर रहेगा, और ये रेप्टिलिया की सक्सेस के पीछे दूसरा रीज़न हो गया। पहला शेल्ड एग्स, दूसरा प्रेजेंस ऑफ एमनियोन। अब एक और यहाँ पर कंडीशन आती है बच्चों, और वो है नाइट्रोजिनस वेस्ट की। जैसा कि मैंने आपको बताया एनिमल्स में 3 तरह के नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। जो एनिमल पानी में रहते हैं वो या तो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, या उनमें से कुछ जिनको पानी की अवेलेबिलिटी कम है, जैसे मेंढक जब ज़मीन पर आ जाता है तो वो यूरिया का एक्सक्रीशन कर लेता है। ये हमारे इससे पहले के जितने भी एनिमल्स हैं वो मोस्टली अमोनिया और यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। अमोनिया और यूरिया टॉक्सिक नेचर की होती है, उसको आप बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले के जो एनिमल्स थे वो पानी में ही डेवलप हो रहे हैं, उनके अंडे एग्स सारे पानी में ही, उनके एम्ब्रियो लार्वा सब पानी में ही डेवलप हो रहे हैं। तो उनमें जैसे ही अमोनिया या यूरिया कुछ बनता है तो वो पानी में रिलीज कर देते हैं। यहाँ किसी भी मटेरियल को रिलीज करना पॉसिबल नहीं है। अगर ये एम्ब्रियो जो हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये अमोनिया बनाता है तो वो अमोनिया यहीं इसी जगह पर वो स्टोर हो जाएगी, इस जगह पर वो स्टोर होगी। और अगर अमोनिया यहीं पर स्टोर होगी तो वो इस एनिमल के लिए लीथल हो जाएगी, क्योंकि अमोनिया और यूरिया दोनों ही बड़े टॉक्सिक भी होते हैं, वो हाईली सॉल्यूबल भी होते हैं और वो टॉक्सिक भी होते हैं। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, यूरिया थोड़ा कम टॉक्सिक होता है। लेकिन ये जो हमारा बेचारा एनिमल इस अंडे में इवॉल्व हो रहा है, डेवलप हो रहा है यहाँ पर, ये न तो अमोनिया का एक्सक्रीशन कर सकता है, ना ही ये यूरिया का एक्सक्रीशन कर सकता है। ऐसे में रेप्टिलिया में एक नया चेंज और मेजर आया फॉर द सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल अडप्टेशन, एंड दैट इज दैट दे स्टार्टेड सिक्रेटिंग यूरिक एसिड। तो आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट बनने के लिए हमें किन 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स आर रिक्वायर्ड। पहला शेल्ड एग चाहिए ताकि एग सूखे नहीं। दूसरा एक हमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होगी, एमनियोन की। क्या करेगी ये एमनियोन, इसमें ये एक फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड को हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये आपको बेसिकली वाटरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, वाटरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। और तीसरा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या है कि बन जाएगा तो वो यहाँ एक कॉर्नर में पड़ा रहेगा। यूरिक एसिड की 2 खासियत होती है, एक तो ये आपका लीस्ट टॉक्सिक है और दूसरा ये लीस्ट सोल्यूबल भी है। तो ये क्या वहाँ डिजोल्व नहीं होगा और इस पूरे फ्लूइड के अंदर ऐसे फैल नहीं जाएगा, वो एक कॉर्नर में पड़ा रहेगा यूरिक एसिड। जब अंडा फूटेगा एम्ब्रियो बाहर आ जाएगा, यूरिक एसिड वो एक तरफ डिस्कार्ड उस समय हो जाएगा। तो दीज आर द 3 पायोनियर लैंडमार्क्स फॉर द इवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल, एंड दैट क्रेडिट गोज टू रेप्टाइल्स। ओके, नाउ कम। अच्छा, एक और बड़ी बात कि जब इनमें ये 3 चीज़ें आ गई तो अब आप देखिए कि इनका अब कोई दुश्मन उस ज़मीन पर नहीं रहा। और ये हमारा एक एरा आया पूरा, जुरासिक पार्क तो आपने नाम सुना ही होगा।
इतने इवॉल्व हुए, इतने फ्लरिश हुए ये रेप्टाइल्स। पूरी ज़मीन जो हमारी है उस ज़मीन को इन्होंने, कार्बोनिफेरस, एक मैं आपको नेक्स्ट ईयर बाद में कभी पढ़ाऊँगा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी पढ़ाऊंगा मैं आपको कि 4.2 बिलियन ईयर्स जो हमारी अर्थ को इवॉल्व हुए हैं, उसमें हमने इसको अलग अलग पीरियड और एरा में डिवाइड किया है। वी विल टॉक अबाउट दो एरिया, लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इन एम्फीबियंस के ठीक बाद में रेप्टिलिया का इवोल्यूशन हुआ। इनके पास 3 मेजर इवोल्यूशनरी जो चेंजेस आने चाहिए थे वो आ गए, और अब इन पूरी लैंड को, इस पूरी हमारी जो ज़मीन थी उस पर इन रेप्टिलिया का इतना ज़बरदस्त इवोल्यूशन हुआ और इतने ह्यूज साइज़ के होने लगे। कई तो इनमें से, जैसा कि आपको पता ही है कि जो है डायनासोर्स और इस तरह के एनिमल्स, कई सारे स्नैक्स, रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स, ये सारे के सारे आपको इनका इवोल्यूशन होने लगा। पर्टिकुलरली ये बड़े बड़े उस समय डायनासोर्स थे, और इन डायनासोर्स की वजह से जो एम्फीबियंस इवॉल्व हुए थे उस समय तक, जो ज़मीन को अपना राज चला रहे थे, वो सारे पानी के आसपास ही सिमट गए, और इवन एम्फीबियंस को वापस रेस्ट्रिक्ट होना पड़ा, और एक एम्फीबियन की, रेप्टिलिया की गोल्डन एज आ गई। और उसी समय बच्चों फिर एक नई चीज़ और हुई। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगेन बड़ी मज़ेदार है कि जो रेप्टाइल्स थे वो पूरी ज़मीन पर राज कर रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि उन्हीं रेप्टाइल्स में आपस में कंपटीशन होने लगा। अब जगह पड़ने लगी कम, तो इनसे कुछ रेप्टाइल्स ने ये सोचा कि अगर हमारे विंग्स आ जाए, सोचने का मतलब ये हुआ बेटा कि उनमें बाई चांस, बाई म्यूटेशन नए कैरेक्टर आए, और उनमें से एक कैरेक्टर आया दैट वाज प्रेजेंस ऑफ विंग्स। और जैसे ही विंग्स आए तो रेप्टिलिया से बन गए हमारे एवीज। एक और चीज ध्यान से सुनना बच्चों, जब रेप्टिलिया का इवोल्यूशन हो रहा था, ठीक उसी समय मैमल्स का भी इवोल्यूशन हो रहा था। इंटरेस्टिंगली मैमल्स जो थे वो उस समय बड़े छोटे छोटे, सेम टाइम ओरिजिन हुआ है रेप्टाइल्स का और मैमल्स का, लेकिन रेप्टिलिया एकदम से इवॉल्व हो गए, और बेचारे जो मैमल्स थे वो बड़े छोटी साइज़ के थे उस समय, स्मॉल साइज़ के रहे होंगे। चूहे, ये जो श्रू, छछूंदर होते हैं, उस साइज़ के मैमल्स उस समय एग्जिस्ट कर रहे थे। है ना इंटरेस्टिंग पॉइंट कि जिस समय रेप्टिलिया का इवोल्यूशन, जिस समय डायनासोर इस पृथ्वी पर थे, ठीक उसी समय मैमल्स भी पृथ्वी पर थे, लेकिन उन मैमल्स का जो साइज़ था वो बड़े छोटे छोटे चूहे जैसे थे, इससे ज़्यादा वो वेल डेवलप हो नहीं पाए थे, और इनका इवोल्यूशन पॉसिबल भी नहीं हो पा रहा था मैमेलिया का उस समय। रीज़न ये कि हम जो मैमल्स थे वो उस समय उन रेप्टाइल से, उन बड़े बड़े डायनासोर से compete नहीं कर पाते थे। वो डायनासोर्स कुछ तो बर्ड्स बनने की तैयारी में थे, उन कई सारे आपने नाम सुना होगा, जो है उड़ने वाले डायनासोर्स भी थे, कुछ डायनासोर्स वापस पानी में पानी में भी चले गए थे, इक्तियोसॉरस जैसे थे, और सारी जगह जो थी वहाँ पर आपके ये रेप्टाइल्स घूम रहे थे। उस समय कुछ बर्ड्स का इवोल्यूशन हो रहा है और कुछ उस समय मैमल्स का इवोल्यूशन हो रहा था, लेकिन वो ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। अब सुनो एक बड़ी मज़ेदार बात, ये जो हमारे पास दो ग्रुप हैं, एवीज और मैमल्स, इनकी एक खास बात है बच्चों, और ख़ास बात यह है कि एवीज और मैमल्स बोथ आर होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक का मतलब ये हुआ कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते थे, कांस्टेंट रखते हैं एवीज और मैमल्स। सिर्फ दो ही ग्रुप ऐसे हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर पाते हैं। ये दोनों के दोनों आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, एक तो एवीज और एक मैमल्स। ऑन द अदर हैंड ये जो रेप्टाइल्स हैं, या इनके पीछे के ये जो एम्फीबियंस हैं, या इनके पीछे की जितनी भी फिशेज वगैरह हैं, ये सब इनको कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, ओके, या उन्हें हम पोइकिलोथर्मिक कहते हैं। इनकी ये खास बात होती है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, रेप्टिलिया के नीचे ही लिख रहा हूँ यहाँ पर कि दे वर पोइकिलोथर्मिक इन द सेंस दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। जैसे ही बाहर का टेम्परेचर ठंडा होगा तो बॉडी भी ठंडी पड़ जाएगी उनकी, बाहर का टेम्परेचर, सराउंडिंग एनवायरनमेंट का टेम्परेचर गर्म हुआ तो बॉडी भी उनकी गर्म हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड जो एवीज और मैमल्स हैं ये ऐसे नहीं है, बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, इनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। और उसी समय एक मज़ेदार बात हुई बच्चों, मज़ेदार बात हुई कि कई साइंटिस्ट कहते हैं
कि जिस समय जुरासिक पीरियड चल रहा था, इस पृथ्वी पर डायनासोर फ्लरिश कर रहे हैं, ठीक उसी समय एक बहुत बड़ा कमेट, कोई ऐसा जो है आउटर स्पेस से कोई बड़ी बॉडी हमारी अर्थ से आकर टकराई, और वो जो इम्पैक्ट था वो बड़ा ही पावरफुल इम्पैक्ट था। कुछ तो ये भी कहते हैं उस इम्पैक्ट के कारण हमारा जो अर्थ का एक्सिस है, जो रोटेशन का जो पाथ है, इवन वो पाथ भी हमारा चेंज हो गया था। और नॉट ओनली हमारा पाथ चेंज हुआ, उस टक्कर से इतनी धूल उड़ी, अर्थ की जो डस्ट थी वो इतनी उड़ गई कि हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में वो डस्ट स्प्रेड फैल गई, और जो सनलाइट है वो ज़मीन पर आना ही बंद हो गई। और सनलाइट के ज़मीन पर नहीं आने से हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो धीरे 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 ठंडा होने लगा, और एकदम से आइस एज आ गई, टेम्परेचर एकदम कम हो गया। और उसी आइस एज में अब आप जरा सोचिए, ये जो बड़े बड़े साइज के ह्यूज रेप्टाइल्स, जो जितने भी डायनासोर्स थे, खुले में ही घूमते थे वो, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी साइज थी कि वो केव्स या ऐसे बरो बना के तो रह ही नहीं सकते थे। और ओपन एनवायरनमेंट पूरा का पूरा ठंडा हो गया, और उस ठंडे ओपन एनवायरनमेंट में इट इज़ बिलीव्ड कि सारे के सारे डायनासोर्स जो हैं वो उस समय मर गए। और ठीक उसी समय, क्योंकि हम जो मैमल्स थे वो स्मॉल साइज़ के हैं और हम हमारा बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कर पाए थे, तो हम उन बरोज से बाहर निकले, एंड नाउ द टाइम कैम फॉर द इवोल्यूशन ऑफ एवीज एंड मैमल्स। ये हम सक्सेसफुल क्यों हो पाए उस समय? जस्ट बिकॉज ऑफ द वन रीज़न, दैट इज होम्योथर्मिक और वार्म ब्लडेड। सारे के सारे रेप्टाइल्स एलिमिनेट नहीं हुए, जो छोटी साइज के थे कंपैरेटिवली, लाइक डायनासोर, क्रोकोडाइल्स जो पानी में रहते हैं, पानी में रहने वाले एनिमल सारे बच गए उस समय, क्योंकि पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स थे वो सारे बच गए। जो छोटी साइज़ के एनिमल होते हैं वो बरों में घुस जाते हैं, क्रिवाइसेस में चले जाते हैं, केव्स में चले जाते हैं, जहाँ टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा वार्म रहता है। तो जो छोटी साइज़ के थे वो तो सारे बच गए, और जो बड़े बड़े डायनासोर्स थे वो सारे के सारे एलिमिनेट हो गए। और इस तरह से हमारा मेमेलिया को चांस मिला, और तब से लेकर आज तक मैमल से ही इवॉल्व होते हुए आ रहे हैं। और हमारी अभी का जो पीरियड है दैट इज़ द गोल्डन एज ऑफ द मैमल्स। तो बच्चों, आप मेरे सामने तो नहीं बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ा उतना मज़ा इसको पढ़ाने में नहीं आया, बट फिर भी आई होप कि आपने इवोल्यूशन का जो ये पूरा प्रोसेस है इसको एंजॉय किया होगा। ध्यान से आप इसको एक बार वापस देख लेंगे, और नोट्स जो हैं वो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप वहाँ से चलेंगे। एक बार ब्रीफली हम इसको देख लें कि जो फाइलम कॉर्डेटा है उसे हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, प्रोटोकॉर्डेटा यानी कि ए क्रेनिएटा, और दूसरा यू कॉर्डेटा क्रेनिएटा। प्रोटोकॉर्डेटा में पहले 3 सब फाइलम थे, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफिलोकॉर्डेटा, लेकिन अब हमने हेमिकॉर्डेटा को बाहर निकाल दिया है। 2 ही हमारे पास सब फाइलम बचते हैं, यूरोकॉर्डेटा और सिफिलोकॉर्डेटा। दूसरा जो हमारा ग्रुप है यूकॉर्डेटा, या उसमें एक ही सब फाइलम है, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में हमारे पास 2 डिवीजन है, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा विदाउट जोज वाले हैं, नेथोस्टोमेटा में जोज प्रेजेंट हैं। एग्नेथा में 2 क्लासेस है, ऑस्ट्रेकोडर्माई एक्सटिंक्ट हो गई, अब साइक्लोस्टोमेटा ही बचे हुए हैं। सुपर क्लास पाइसेस में हमारे पास 3 क्लासेस हैं, प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज। प्लेकोडर्माई एक्सटिंक्ट, अब आज सिर्फ 2 ही बचे हुए हैं, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज। देन वी हैव वन मोर क्लास, सुपर क्लास, दैट इज टेट्रापोडा। इस टेट्रापोडा में हमारे पास 4 क्लासेस है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमल्स। एक बात ध्यान रखें, एवीज और मैमल, रेप्टिलिया, इसमें मैंने ज़्यादा एवीज के बारे में अभी बात नहीं की। आप अपने दिमाग में एक बात बिठा के चलें कि एवीज आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। बेसिकली कुछ नहीं है, ये जितनी भी बर्ड्स हैं दे आर एडवांस्ड रेप्टाइल्स हैं। क्या एडवांसमेंट आया? बॉडी के ऊपर फेदर्स आ गए, जिससे वो अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कर पाते हैं, और उनके पास विंग्स आ गए। बाकी इनके कैरेक्टर जो एवीज के होंगे वो होंगे जो रेप्टिलिया के, यानी दे ऑल्सो हैव शेल्ड एग, दे ऑल्सो हैव एमनियन, दे ऑल्सो एक्सक्रीट यूरिक एसिड एंड ऑल दैट। अच्छा, एक चीज़ और मज़ेदार मैं बता देता हूँ आपको कि
जो मेमेलिया हैं ये सारे के सारे विविपेरस हैं, यानी ये सारे बच्चे देते हैं, और एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस में डेवलप होता है, लेकिन यूट्रस में भी वाटरी एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट तो रहती ही रहती है, इसलिए रेप्टिलिया में भी एमनियन है, एवीज में भी एमनियन होगी, और मेमेलिया में भी एमनियन होगी। और इस तरह से लास्ट के ये जो 3 ग्रुप हैं, राम, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स, इनको हम एक ग्रुप में रखते हैं और उस ग्रुप को नाम देते हैं एमनियोटा। एमनियोटा का मतलब जिनके पास एमनियन प्रेजेंट है। हमारे पास 3 ही ग्रुप ऐसे हैं जिनके पास एमनियन है, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि एम्फीबिया, उसके ऊपर की ये फिशेज, और उससे पहले के ये जो साइक्लोस्टोमेटा और ये सारे जितने भी ग्रुप हैं, दे ऑल आर कंसिडर्ड एज, यहाँ से यहाँ तक के जितने भी होंगे वो सारे के सारे एन एमनियोटा, दे आर कॉल्ड एज एन एमनियोटा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, व्हाट इज एन एमनियोटा एंड व्हाट इज एमनियोटा। तो सिंपल सा याद रखें, रेप्टाइल, एवीज और मैमल्स एमनियोटा में आते हैं, और उसके बाद बचे हुए पहले के जितने भी कोर्डेट्स हैं वो सारे के सारे एन एमनियोटा में आते हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना है, और दूसरा आपको ये वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड वाला भी याद रखना है। देयर आर ओनली 2 ग्रुप्स विच आर वार्म ब्लडेड, होम्योथर्मिक, जो अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। एक एवीज कंट्रोल करते हैं और दूसरा मेमेलिया कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जितने भी कॉर्डेट्स हैं दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, उन सबको हम कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मिक कहते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।